श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है आपके प्रश्नों के समाधान का 11वां संस्करण। जैसा कि आप सबको विदित है, हर बृहस्पतिवार को मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से कुछ चयनित प्रश्नों के समाधान यहाँ पर ज्योतिषीय आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। तो उसी कड़ी में आज 11वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें पहला प्रश्न मुकेश शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है, दीप्तांश क्या होते हैं, इनका क्या प्रभाव होता है। दीप्तांश के बारे में वैसे तो पहले ही बताया जा चुका है, फिर भी दीप्तांश के बारे में बताना चाहूँगा कि दीप्तांश हर ग्रह के कुछ निश्चित अंश होते हैं जहाँ तक उस ग्रह का प्रभाव होता है। सबसे अधिक दीप्तांश सूर्य के होते हैं 15, उससे कम चंद्रमा के होते हैं 12, फिर किसी ग्रह के 8, किसी के 7, किसी के 9, इस प्रकार से दीप्तांश होते हैं। जहाँ तक ग्रह दीप्तांश के आधार पर अपनी युति और दृष्टि का प्रभाव दिखलाते हैं, इस प्रकार से दीप्तांश का प्रभाव किसी ग्रह की युति और दृष्टि में देखा जाता है। अगला सवाल है प्रदीप परमार जी का। उन्होंने पूछा है कि कुंडली में मारक होकर भी 10वें भाव में कर्क का गुरु क्या हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। 10वें भाव में गुरु जब कर्क राशि का होगा तो निश्चित रूप से वह अपना पंच महापुरुष योग बनाएगा। यदि अन्य किसी कारण से योग भंग ना हो रहा हो तो केवल मारक होने के कारण गुरु का 10वें में कर्क राशि का होने पर हंस नामक पंच महापुरुष योग भंग नहीं होगा, वह वहाँ योग कारक बनेगा। सिंह ज्ञान जी पूछते हैं कि नीच राशि में जो ग्रह वक्री होता है उसके बारे में बताने का कष्ट करें। ज्योतिषकारों के मतानुसार नीच राशि का ग्रह यदि वक्री हो जाता है तो उसकी नीचता कम हो जाती है, उसका प्रभाव अपने बराबर के आधार पर उच्च ग्रह जैसा हो जाता है। फिर भी इसके बारे में कभी विस्तार से किसी कक्षा में अवश्य चर्चा करूँगा और उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास भी करूँगा। गिरधर कंवर जी ने पूछा है, वृष लग्न में मंगल है, 7वें भाव में वृश्चिक का चंद्रमा है, क्या नीच भंग होगा। निसंदेह इस कुंडली में नीच भंग होगा, क्योंकि नीच राशि का स्वामी मंगल केंद्र में बैठकर चंद्रमा को देख रहा है, लग्न से भी केंद्र में है और चंद्रमा से भी केंद्र में है, और उसकी नीच राशि में बैठने वाली ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि भी है, इसलिए निसंदेह यहाँ पर चंद्रमा का नीच भंग होगा। इसके आगे दीप शिखा वर्मा ने पूछा है कि एक कुंडली है उनके पुत्र की, वहाँ पर राहु केतु और गुरु को छोड़कर सभी ग्रह या तो पुष्कर नवांश में है या पुष्कर अंश में है, और गुरु अपनी उच्च राशि में है। राहु कन्या राशि का 9वें भाव में है, लेकिन लग्नेश और पंचमेश अस्त होकर 11 भाव में बैठे हैं। तो फल कैसा होगा। लग्नेश का 11वें भाव में बैठना, पंचमेश के साथ बैठना अच्छा योग कारक ग्रह है, स्थान अच्छा बनता है। अधिकांश ग्रह पुष्कर अंश या पुष्कर नवांश में हैं। राहु 9वें भाव में कन्या का है, 3 भाव में केतु। बृहस्पति का उच्च राशि में बैठना, सभी योग अच्छे बन रहे हैं, लेकिन लग्नेश और पंचमेश का अस्त होना ग्रहण शक्ति को कम करता है, लगन को कुछ कमजोर करता है। इसलिए लग्नेश को और पंचमेश को बलि किया जाए तो जातक अपने बल पर सभी योगों का प्रभाव और अच्छा फल प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए लग्नेश को तो बलि होना ही चाहिए। इनके बाद में कंवलजीत कौर ने पूछा है
कि वैसे तो सभी ज्योतिषकारों के मतानुसार गुरु की दृष्टि में शुभता होती है, फिर वह शुक्र के पंच महापुरुष योग को दृष्टि या युति के द्वारा भंग कैसे करता है। गुरु एक शुभ ग्रह है, शुक्र भी शुभ ग्रह है, और शुक्र एक ऐसा शुभ ग्रह है जो अपने शत्रु की राशि में उच्च होता है और अपने मित्र बुध की राशि में नीच होता है। लेकिन शुक्र के राजयोग को गुरु की दृष्टि या युति भंग कर देती है। वैसे भी जब शुभ ग्रह में अशुभता प्रवेश कर जाती है तो उसकी शुभता भंग हो जाती है। नैसर्गिक रूप से वह शुभ होने के बाद भी यदि वह अकारक है तो उसकी अशुभता भी जातक को देखनी पड़ती है। इसलिए गुरु की दृष्टि शुक्र पर उसके योग को भंग करने में समर्थ होती है, और यह बात व्यवहार में भी पाई गई है। इसके आगे कालू पुरोहित जी पूछते हैं, अष्टम भाव में राहु वृषभ राशि का है और तुला लगन में मंगल बैठकर उसको देख रहा है, इसका फल क्या होगा। यहाँ पर जातक मांगलिक है, अष्टम में राहु उच्च राशि का है, उस पर मंगल की दृष्टि है, इसलिए दाम्पत्य सुख में कमी, जातक के मन में वैचारिक मतिभ्रम और किसी को दिए हुए धन के वापस लौटने में बाधा, यानी गत धन की प्राप्ति में बाधा के योग बनते हैं। अमित कुमार पूछते हैं, सिंह लगन है, शनि सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण का, तृतीय का राहु है जो सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है, तो क्या शनि का फल प्रभावित होगा। सप्तमेश यहाँ पर देखिए सप्तम में बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण में शशक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। तृतीय भाव में राहु अनिष्ट निवारक होता है, उसकी पंचम भाव पर शनि पर दृष्टि है जो अपनी मूल त्रिकोण में है, और राहु शनि का ही प्रतिरूप होता है। यहाँ पर वह शनि के योग फलों में वृद्धि ही करेगा, अशुभता नहीं देगा। विशाल श्रीवास्तव पूछते हैं, कर्क लगन है, तृतीय में राहु है, उसका राशिपति बुध दसम भाव में मंगल के साथ है, और राहु पर नवम में बैठकर शनि की दृष्टि है, तो राहु का फल कैसा होगा। कन्या राशि का राहु शुभ होता है, उसका राशि स्वामी केंद्र में योग कारक मंगल के साथ युति बनाता है, और उस पर शनि की दृष्टि है जो सप्तमेश भी है, लेकिन नवम भाव में बैठकर वह एक शुभता को प्राप्त भी करता है। और नवम भाव से जब उसकी दृष्टि राहु पर जाएगी तो राहु के फलों में कुछ विलंब कर सकती है, तृतीय भाव के संबंधित फलों में विलंब कर सकती है, लेकिन बाधक नहीं होगी। राहु के फल अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे ही होंगे। ब्लैक बॉक्स रियाज ने पूछा है कि लगन और सप्तम में यदि छाया ग्रह हों तो क्या लगन निर्बल हो जाएगी। जी हाँ, लगन और सप्तम में जब दोनों छाया ग्रह होंगे, एक लगन में होगा एक सप्तम में होगा, तो लगन को निर्बल करेंगी। यदि वह कालसर्प योग बन रहा होगा तो प्रबल कालसर्प बनेगा। लग्नेश यदि निर्बल हुआ, अस्त हुआ, त्रिक भाव में हुआ, तो ऐसे जातक की रोग निवारण क्षमता और ग्रहण शक्ति कमजोर हो जाती है। वह अपनी प्राप्त धन योग और राजयोगों का समुचित लाभ नहीं उठा पाता है, इसलिए उसकी लग्न और लग्नेश को बलवान करना चाहिए। रामवीर बघेल जी पूछते हैं कि राहु का फल अशुभ होता है तो वह पूर्वार्ध में होता है या उत्तरार्ध में। तो हमारे ज्योतिषकारों ने बताया है कि शीर्षोदय राशियों में बैठने वाले ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल जो भी होता है वो प्रारंभ में दे देते हैं, और पृष्ठोदय राशियों में बैठने वाले ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल उत्तरार्ध में देते हैं। तो इस प्रकार से हम शीर्षोदय और पृष्ठोदय राशियों के आधार पर किसी भी ग्रह के शुभ और अशुभ फल का विचार कर सकते हैं। जीवन भट्ट पूछते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी वीडियो थोड़ा बड़ा बनाया जाए, कम से कम 12 मिनट का। तो अभी फिलहाल में जो चल रहा है भृगु सूत्रों का, तो इसमें इतना विस्तार मैं नहीं देना चाहता उदाहरण के साथ, क्योंकि यह एक महर्षि के द्वारा प्रचलित और बनाए गए सिद्धांत हैं, उन्हीं को समझाना पर्याप्त है। और अकारण रूप से किसी वीडियो को या किसी कक्षा को लंबा खींचना या ज़्यादा
लंबा बनाना मैं उचित नहीं समझता। अपनी बात आप तक पहुंच जाए उतना ही पर्याप्त है। लेकिन आगे मैं विचार करूंगा कि उदाहरण के साथ जो वीडियो बनेंगे, जो कक्षाएं आपके सामने आएंगी, उनमें 10 या 12 मिनट का समय किसी भी कक्षा के लिए देने का प्रयास करूंगा। खुशाल बोस पूछते हैं, खुशाल बोरा, कि क्या निर्बल ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है? रत्न धारण करने का एक सिद्धांत अलग है, इस पर आगे मैं विस्तार से कक्षाएं लूँगा। लेकिन रत्न धारण करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता देखनी होती है कि किस आवश्यकता के लिए रत्न धारण किया जाए। जिस भाव की प्राप्ति के लिए रत्न धारण किया जाए उससे 12वें भाव से और अष्टम भाव से ग्रह का संबंध नहीं होना चाहिए, और लगन से अष्टम और द्वादश भाव से यदि संबंध बनता है किसी ग्रह का तो भी रत्न धारण करना उचित नहीं होता। फिर भी आगे जब मैं रत्नों के ऊपर कक्षा लूँगा तो उसमें विस्तार से इन बातों को बताने का प्रयास करूँगा। बलराम नाजी पूछते हैं कि चंद्रमा से 6वें यदि राहु बैठता है तो उसका क्या फल होगा? आपने बताया कि लगन से 6वें राहु का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि वो चंद्रमा से 6वें बैठेगा तो कैसा फल होगा? कोई भी पापक ग्रह, राहु केतु मंगल या शनि, यदि किसी भी भाव से या किसी भी ग्रह से तीसरे 6वें और 11वें भाव में बैठेंगे तो उसके फल की वृद्धि करेंगे। इसी प्रकार किसी भी भाव या ग्रह से केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठेंगे तो उस भाव या उस ग्रह के फल को बढ़ाएंगे। तो चंद्रमा से 6वें भाव में यदि राहु आता है तो वह चंद्रमा के कारकत्व में, चंद्रमा के भाव के फलों में वृद्धि ही करेगा, कमी नहीं करेगा। गैरी श्रेन कनाडा पूछते हैं कि कन्या लग्न में बुध बैठे हैं, उनके साथ में नीच राशि में शुक्र भी वहीं बैठे हैं और लाभेश चंद्रमा भी, तो क्या शुक्र का नीच भंग होगा? क्या यहाँ पर कोई राजयोग बनेगा? तो शुक्र नीच राशि में उच्च के बुध के साथ हैं, जो चंद्रमा से भी केंद्र में, लगन से भी केंद्र में, और लगन के स्वामी उच्च राशि में बैठे हैं। शुक्र का नीच भंग निश्चित होगा। और यहाँ पर धर्म कर्माधिपति योग भी बन रहा है, जो स्वयं लाभेश के साथ लगन में बैठे हैं। लग्नेश अपनी उच्च राशि में है, बलवान है, इसलिए वह धर्म कर्माधिपति योग और नीच भंग राजयोग का उत्तम फल प्राप्त करने में समर्थ होगा। तो इस प्रकार से आज की कक्षाओं में आपके सामने कुछ चयन किए गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए। आगे भी यह क्रम बना रहेगा। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।